कहीं राजनीति भी दिखी तो कहीं प्रदेश का हित भी दिखा। जादूगर की कमी तो मैं अभी बतलाऊंगा। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं, चाणक्य नीति के एक श्लोक से शुरू करना चाहता हूं। कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, भारत के इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे, अमात्य भी रहे। और उन्होंने जब चंद्रगुप्त अपना सम्राट स्थापित करना चाहते थे, उस समय दृढ़ निश्चय, लक्ष्य और पुरुषार्थ की जब बात करी, तब उन्होंने ये श्लोक कहा, कार्य पुरुषार्थ करेन लक्ष्यम संपादयतेत। अर्थात दृढ़ निश्चय से जब काम करते हैं तो काम निश्चित रूप से पूरा होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछला 1.5 साल का कालखंड देखें तो चाणक्य नीति का ये जो सूत्र है, ये भजनलाल जी की सरकार पे हूबहू वर्ड बाय वर्ड स्थापित होगा। आज उद्योग के साथ साथ जंगल जीवन, पर्यावरण की भी चर्चा हुई, जहां हमारी सनातन संस्कृति हमें पेड़, पशु, पक्षी, सूर्य, जल, इन सब में हम भगवान भी खोजते हैं और हैं भी। तो यहां तो जीता जागता जन समूह है जिसके कारण हम यहां पहुंचे हैं। इसीलिए मैं उन्हें जनता जनार्दन कहता हूं। उनके आशीर्वाद से हम सब यहां पर आए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सरकार सत्ता में आई है। कहने का मतलब है, अध्यक्ष महोदय, यहां पर लोकतंत्र में जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, एक बड़ा दायित्व दिया है। और इसीलिए हमारे ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस दायित्व को पूरा करें। ये तो बात रही सत्ता पक्ष की, लेकिन मैं विपक्ष को मायूस नहीं होने दूंगा। चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस सदन में हर एक सदस्य जिम्मेदार है राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए। लेकिन महोदय, यह दुख की बात है कि पिछले 5 साल के अंदर जो राजस्थान और राजस्थान वासियों का जो नुकसान हुआ, उससे ये एक पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे साथ बैठे जो विपक्ष के साथी हैं, जब ये सत्ता में थे तो उन्होंने राजस्थान की परवाह नहीं करी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आगे जो अपनी बात रखूंगा उसमें ये साबित करूंगा किस तरह से राजस्थान का हित बिल्कुल छूट गया था, विथ फुल फैक्ट्स। और मेरे जितने भी साथी हैं विपक्ष के, ये डिबेटेबल भी नहीं है। और ये डिबेटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जनता का निर्णय लोकतंत्र में फाइनल होता है, और वो निर्णय 2023 में हो चुका है, जिसमें आपकी सरकार को बेदखल करा और हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत से सत्ता में विश्वास लेकर। और इसका यह कारण है कि न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जो एक रेपुटेशन होती है, जो हमारी पार्टी की रेपुटेशन दिखती है, वो सबको समझ में आती है कि जो कहते हैं उसे करते हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस हवाई फायर करती है, बड़े बड़े घोषणाएं करती है और बातें करती है, लेकिन काम पूरी नहीं करती। फर्क बिल्कुल साफ है। और मैं इन लाइनों से यह फर्क कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने छोड़ी थी विरासत सिर्फ अंधेरों की, घोटाले, कुशासन और बिखरे हुए सपनों की। भाजपा ने उस अंधकार को दूर किया, विकसित राजस्थान का सपना साकार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, दोनों की दूरदर्शी सोच के कारण आज हम इनोवेटिव मेथड्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस नहीं, शॉर्ट टर्म विकास नहीं, हम बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहे हैं। हम ये सब हमारे नौजवानों के लिए कर रहे हैं, हमारी मातृशक्ति के लिए कर रहे हैं, हमारे किसानों के लिए कर रहे हैं, हमारे गरीबों के लिए कर रहे हैं। अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं, क्या होता है कि पूरा भाषण लंबा होता है, मैं समरी पहले बताता हूं ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया, जिसके अंदर तकरीबन 11,000 MOUs करें। अगर
बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 10,640 उसके अंदर हमने एमओयूज करे, जिसमें 35 लाख करोड़ से ज्यादा के हमारे पास एमओयूज आए। हमने 15 नई पॉलिसीज भी बनाई, नई नीतियां बनाई। नई नीति बनाने का मतलब होता है स्पष्टीकरण, और यह विचित्र बात है कि 5 नीतियां हमने ऐसी बनाई जो राजस्थान में आज तक बनी ही नहीं थी। अब इन नीति किस चीज के ऊपर हमने नीति बनाई, अगर ये आप जानेंगे तो आपको और भी ज्यादा आश्चर्य होगा। 15 नई पॉलिसी बनाई, उनमें से 5 पॉलिसी ऐसी बनाई जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सोची ही नहीं, राजस्थान में अभी तक बनी ही नहीं थी। हमने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी बनाई, लैंड एग्रीडेशन की बनाई। लेकिन क्या होता है कि जब नीति नहीं बनती, और यहां मुझे ध्यान आ रहा है जब कल्पना जी बात कर रही थी तो वो लॉजिस्टिक्स की बात कर रही थी कि उन्हें लॉजिस्टिक चाहिए। लॉजिस्टिक्स करने वाले सभी लोग हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से लॉजिस्टिक पार्क बनाना है। चंद्रभान जी ने जब बोला था तो उन्होंने कहा था कि पलायन हो रहा है, अब होगा ही पलायन। जब नीति नहीं होगी, जब नीति नहीं होती तो ये मान सकते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उनका रूल था चेहरा दिखाओ और मैं रूल बताऊंगा, यानी सबके लिए अलग अलग भेदभाव। तो ये जो इसको हमने दूर करा, एक स्पष्टीकरण हम लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी कहावत है कि सोने की परख आग में है और अच्छाई की परख तुलना में होती है। बिना तुलना के ये कैसे जानोगे कि बेहतर कौन है? अंधेरे का एहसास भी रोशनी से ही होता है। तो कांग्रेस के 5 साल जो जिसने राजस्थान को बेहाल करे वो कुछ इस तरह से थे कि वादों के महल बने मगर बुनियाद नहीं थी, आशाओं की लौ जली पर रोशनी नहीं थी, जो हाथ बढ़े वो फिर पीछे हट गए, सपनों की जमीन तो थी मगर हकीकत नहीं थी। ये आपका। अब आते हैं अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति चल रही थी, और बड़े संक्षिप्त में मैं कहता हूं क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है। युवाओं के पेपर लीक हो रहे थे, हर तरह से राजस्थान बेहाल था, बार बार होटल में जा रहे थे, जैसे मेरे साथी बता रहे हैं। जो सुशासन होना चाहिए था वो नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो इन्हें गुजरात मॉडल याद आया कि इन्हें भी एक इन्वेस्टमेंट समिट करनी है। तो एक चुनावी स्टंट हुआ। अपने 4थे वर्ष में इन्होंने चुनावी एक स्टंट करा, इन्वेस्टमेंट की, राजस्थान की एक इन्वेस्टमेंट समिट करी। ये पीआर स्टंट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी राजेंद्र पारीक जी ने कहा कि जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनसे तो चर्चा करनी चाहिए थी। जरूर करनी चाहिए थी, और की हमने केवल चर्चा ही नहीं करी। मैं फर्क बताता हूं, जब आपका इन्वेस्टमेंट समिट हुआ वो आपने 1.5 दिन में करा, क्या जल्दी थी? हमने उसको 3 दिन में करा, जिसमें 1 दिन पूरा का पूरा नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज के लिए ही डिवोटेड था। और यही नहीं, जैसा सबको ज्ञात है, आपने अपने 4थे वर्ष में करा। जैसे कोई होमवर्क भूल जाता है तो तुरंत होमवर्क करने लग जाता है, हमने पहले ही वर्ष में उसको करा, और प्रथम वर्ष में हमने उसको आयोजित करा। और बहुत बड़ा फर्क रहा कि किस तरह से हम कितने एमओयूज लेकर आए। हमने इसको अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल समिट, इंटरनेशनल ग्लोबल समिट भी करा। हमने इसमें विभागीय प्री समिट भी करी, यानी बहुत सीरियस थे हम। केवल समिट ही नहीं करी, हमने हर विभाग के साथ प्री समिट करी। 8 विभागीय प्री समिट हुई। हमने ग्लोबल एक्सपो करा, जिसके अंदर तकरीबन 20,000 लोगों ने भाग लिया, डेलीगेट्स ने भाग लिया। 32 देश के प्रतिनिधि यहां पर इस हमारे इन्वेस्टमेंट राइजिंग राजस्थान में आए थे, और 17 पार्टनर कंपनी थी। मतलब ये कोई छोटा मोटा ऐसा मामूली सा कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था। हमारा राइजिंग राजस्थान तो ग्लोबल समिट था, जिसमें देश की, दुनिया की जो दूसरे देश हैं वो राजस्थान की बात करने लग गए थे। केवल राष्ट्र की नहीं, वो राजस्थान की बात करने लग गए थे। और तब जाकर, यानी ये नई पॉलिसीज बनाकर, नई नीतियां लाकर, एक ग्लोबल समिट करके, एक विश्वास पैदा करके, तब आया
35 लाख करोड़ के एमओयू। अब ये हरिमोहन शर्मा जी आ गए यहाँ पर, पहले अनुपस्थित थे, अब आ गए। मुझे अच्छा लगा कि वो आ गए, उनका बड़ा प्रेम है मेरे प्रति। उन्होंने जो टोन अपनाई थी, मैं उसी टोन में बताता हूं कि राइजिंग राजस्थान करा। ये था राइजिंग राजस्थान, पूरा ग्लोबल समिट। और आपका क्या इन्वेस्टमेंट समिट था? आपका इन्वेस्टमेंट समिट 4 साल सत्ता में रहने के बाद आप 12.5 लाख करोड़ के एमओयू आपने करे। चलिए एक बार को मान लेते हैं 12.5 लाख करोड़ करें। अब बात आती है जो आप सब बोल रहे हैं, इंप्लीमेंट कितने हुए? तो राजस्थान, कोरोना काल तो खत्म हो गया था 2023 के 2022। राजस्थान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट समिट कांग्रेस सरकार ने करी, उसमें 12.5 लाख करोड़ के एमओयू इन्होंने करे, लेकिन इन्होंने पूरा 1 वर्ष लगाकर मात्र 28,000 करोड़ ही इंप्लीमेंट करे। और 28,000 करोड़ तो मैं अध्यक्ष महोदय राउंड ऑफ करके और ऊपर कर रहा हूं, वैसे इससे कम था, इसको राउंड ऑफ करके 28। अब हमने कितना करा वो सुनने से पहले कुछ और मैं बतला देता हूं। अब क्या होता है कि हरिमोहन जी उस कार्यकाल में नहीं थे जो कांग्रेस वाला था, तो कई बार मुझे लगता है ये कांग्रेस की खिंचाई मेरे माध्यम से करवाते हैं। अब मौका दिया है तो फिर मैं करूंगा। इसके अंदर 100% एमओयू जमीनी स्तर पर उतरने चाहिए। आप ही बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि इनको धरातल पे उतारो, ये तो राजस्थान की जीडीपी से भी दुगना है, इन्हें धरातल पे उतारो। तो 100% उतरने चाहिए थे। लेकिन उस समय जो आप जादूगर की बात कर रहे थे, अब आपने भी वो बात छेड़ दी, जब उन्होंने इस एक इंटरव्यू में कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 50% एमओयू धरातल पे उतार दें, यानी पहले ही मन टूट चुका था उस पार्टी के 50 में। कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी, अखबारों के अंदर खबर छपी, विज्ञापन छपे, लेकिन जो बात धरातल पर आनी थी वो नहीं हुई। अब नेता प्रतिपक्ष जानना चाहेंगे कि कितना पैसा आया। ऐसा है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं अभी भी एमओयूज आ रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट रुकता नहीं है। जब एक अच्छी सरकार होती है, जब पारदर्शी तरीके से काम करती है, जब स्पष्ट तरीके से अपनी नीतियां बनाती हैं, तो इन्वेस्टमेंट रुकता नहीं है। तो कोई आंकड़ा फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम आपको बोल सकते हैं इस तारीख तक इतना था, ये हम बता सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लगातार आते रहते हैं, क्योंकि हमने लाल फीताशाही बंद करके एक लाल कारपेट बिछाने का प्रयास करा है। सो आपने जो कहा था कि आप धरातल पे लेकर आइए, तो जरूर हम पूरी कोशिश में लगे हैं उसको धरातल पे लेकर आए। और एक बार फिर मैं याद दिलाता हूं कि 12.5 लाख करोड़ में आपने 28,000 करोड़ लेकर आए। वो हमने मात्र 4 महीने के अंदर, ध्यान दीजिएगा, पहले ही वर्ष के अंदर हमने राइजिंग राजस्थान समिट करा, उसके अंदर 35,000 करोड़ के एमओयू आए, 35 लाख करोड़ के एमओयूज आए। हमने मात्र 4 महीने, यानी दिसंबर छोड़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 4 महीने के अंदर अंदर हम 2.25 लाख करोड़ इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में आ गए हैं। और ये आंकड़ा फिक्स नहीं है अध्यक्ष महोदय, कई कल को नेता प्रतिपक्ष ये आंकड़ा बोलने लगे, इसलिए मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, जब भी वो निर्णय लेंगे, वो ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और उनका संबोधन भी रहेगा सदन को, तो हमारी कोशिश ये है कि जब तक ग्राउंड ब्रेकिंग की डेट तय हो, तब तक 2.25 लाख करोड़ को बढ़ाकर हम 3 लाख करोड़ इंप्लीमेंट करें। हरिमोहन जी, सदस्यों से निवेदन है कि वक्ता को लगातार बोलने दें, उसकी बीच में दखल। ताली बजाओ। एनर्जी सेक्टर में इसका छोटा सा ब्रेकअप भी देता हूं। आप सदन के सदस्य हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आपको, हम सभी को, और आप अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जनता को भी पता चलना चाहिए कि छोटा सा ब्रेकअप बताता हूं। एनर्जी सेक्टर के अंदर तकरीबन 26 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर अगर आपको चाहिए तो 26,07,804 करोड़ रुपए ये एमओयूज हुए हैं।
इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हुए हैं, माइंस के अंदर 1 लाख करोड़ के हुए हैं, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग के अंदर 1 लाख करोड़ से अधिक के हुए हैं और कृषि के अंदर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पूरी एक्सरसाइज जो ग्लोबल समिट करा गया, जो एक स्पष्ट नीतियां बनाई जा रही हैं, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये नीतियां, ये बाकी जितने प्रदेश हैं भारत के अंदर, उनकी नीतियों के तुलनात्मक तरीके से हमने राजस्थान की नीतियां बेहतर बनाने की कोशिश करी है। और हमारे पास केंद्र सरकार से जब एक इवेंट हो रहा था, उसमें ये बात कॉमर्स मंत्री ने भी ये रखी थी कि दूसरे प्रदेश भी चाहते हैं कि हमने किस तरह की नीतियां बनाई हैं। जैसे मैं कह रहा था कि ये सारी एक्सरसाइज हमने करी है राजस्थान के नौजवानों के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं कि राजस्थान के नौजवानों को हमें एक बेहतर मार्ग देना है, उनके लिए एक बेहतर भविष्य देना है। और ये हमारे लिए नहीं, ये सरकार के लिए नहीं, ये कोई वोटिंग के लिए नहीं, ये राजस्थान के लिए करना है, ये प्रदेश के लिए, ये राष्ट्र के लिए हमारे को करना है। अगर हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इसको ध्यान में रखते हुए 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा करी है और इसके ऊपर हम प्रतिबद्ध हैं, हम काम कर रहे हैं। 90,000 सरकारी नौकरियों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसी बजट में, इसी साल के बजट के अंदर उन्होंने 1.25 लाख नौकरियों की घोषणा करी थी, सरकारी नौकरियों की, और साथ में यह भी कहा था कि 1.5 लाख नौकरियां हम प्राइवेट सेक्टर में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज इसीलिए है, एक अर्थव्यवस्था बनेगी। आप भी जानते हैं, यहां प्रत्येक विधायक, जब आप प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न रखते हैं, अगर उद्योग का रखते हैं, आप सब चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया बने। आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया आएगा तो उससे व्यवसाय बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था वहां पे मजबूत होगी। तो ये सारी एक्सरसाइज आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये सारी एक्सरसाइज हमारे नौजवानों को एक शानदार भविष्य देने के लिए हुई है। लेकिन तुलना तो जरूरी है। जब तुलना होती है तो पता चलता है कि कौन कैसा कर रहा है। अब मैं इसको, ये प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे करेंगे। ये प्रश्न बार बार उठता है कि आप एमओयूज को धरातल पे कैसे लेकर आएंगे, ये सब कैसे होगा। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं, और उदाहरण उद्योग से थोड़ा सा हटके देता हूं। अब जैसे आईटी है, टेक्नोलॉजी है, हम सब जानते हैं आजकल नौजवान उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, और देश और दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड हर काम, हर व्यवसाय उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आपने एक भी आईटी के डेटा सेंटर, क्योंकि डेटा से सब कुछ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा कनेक्टेड है, आपने डेटा के ऊपर कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई। लेकिन केवल भजन लाल जी की सरकारें नहीं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के फिलॉसफी और विचारधारा में है कि हम विकास की तरफ काम करते हैं, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करते हैं। जब डेटा सेंटर भारत में बनने लगे तो 2018 के अंदर हमारी ही सरकार उस समय जो थी, उन्होंने बहुत ही आधुनिक भामाशाह डेटा सेंटर बनाया। लेकिन 5 साल में आपने डेटा के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन हमने आते ही डेटा के ऊपर पॉलिसी बनाई। आपने आईटी में क्या काम करा और हमने आईटी में क्या काम करा, ये साफ दिखाई देता है। हमने डेटा सेंटर की पॉलिसी बनाई, हमने भामाशाह डेटा सेंटर बनाया, आपने वो अलमारी तैयार करी। कौन सी अलमारी? होने वाली सोने की बिस्किट। वो अलमारी तो याद होगी आपको। आपके समय आईटी सिर्फ उसी ले जाना चाहता था, आज भी लोग आते हैं, ये वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है कि वो अलमारी कौन सी थी। नेता प्रतिपक्ष को आंकड़ों का बहुत शौक है, तो मैं एक और आंकड़ा बताता हूं। जब भजन लाल जी बोल रहे थे तब आप आंकड़ों की खूब बात करी थी। चलिए एक बार मान लेते हैं कि 12 साढ़े 12 लाख करोड़ आप लेकर ही आए, धरातल पे तो नहीं उतरे, लेकिन एक बार को मान लेते हैं आप लेकर आए। आपने 28,000 करोड़ धरातल पे उतार भी दिए, वो तो हम मान रहे। अब राजेंद्र जी एक बीच में बोल रहे थे कि आपके 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ तो ऊर्जा पर ही है, जैसे कि ये कोई कोस रहे थे हमें उस बात के लिए। और भी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है अध्यक्ष महोदय, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र जी ने कहा कि 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ तो ऊर्जा पर ही है।
तो आपके 12.5 लाख करोड़ में से 10 लाख ऊर्जा के ऊपर थे। तो अब बताओ, अगर परसेंटेज निकालना है तो आपका परसेंटेज और भी ज्यादा हाई है हमारे से। चलो एक बार को मान लेते हैं कि आप सूर्य ऊर्जा राजस्थान के ऊपर एक आशीर्वाद दे रही है और हम उसका इस्तेमाल करके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी, अभी आपने जो बोला कि आपके रास्ते पे चल रहे हैं, आपके कुछ सदस्यों ने बोला, जिसमें राजेंद्र पारीक जी भी शामिल थे, रामकेश जी भी शामिल थे, दोनों ने कहा कि बिजली उत्पादन से नौकरी नहीं मिलती। मैं उस पर आऊंगा अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर में आऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया इन सब ने। तो वापस आता हूं मैं कि चलिए एक बार मान लेते हैं कि 10 लाख करोड़ आप लेकर भी आ गए ऊर्जा के अंदर, लेकिन ऊर्जा पे क्या काम करा इन्होंने? इन्होंने बिजली कंपनियों का जो घाटा था वो 2024 के अंदर, मार्च 2024 के अंदर 1,40,000 करोड़ बिजली की कंपनियों के ऊपर घाटा चढ़ा दिया। तो कौन से एमओयूज लेकर आए, क्या करा इन्होंने उससे? यही नहीं, वितरण कंपनियों के ऊपर भी इन्होंने 90,000 करोड़ का घाटा चढ़ा दिया। क्या कर रहे थे आप? बिजली के उत्पादन के ध्यान नहीं दे रहे थे आप, तो एमओयूज कर रहे थे। 10 लाख करोड़ के एमओयूज लेकर आए। आपको रीटा जी यहां पर है नहीं, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बिजली महंगी हो गई। बिजली महंगी क्यों नहीं होगी जब इस तरह से काम होगा? अब और एक मैं चीज बताता हूं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपने 5 साल में, क्योंकि यहां किसी ने बात करी थी कि बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग से थोड़ा सा हट रहा हूं, लेकिन मैं काम करने के तरीके के ऊपर एक अंतर बता रहा हूं कि कांग्रेस सरकार के अंदर 5 साल के अंदर बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन्होंने करी 4,000 मेगावाट, राउंड ऑफ फिगर करके और आगे बढ़ा रहा हूं मैं। 5 साल में इन्होंने करी 4,000 मेगावाट। हमने 1 साल के अंदर ही उसको कर दिया 2,680 मेगावाट, यानी आधे से भी ज्यादा मात्र 1 वर्ष में हमने बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगा दी। इन्होंने 5 साल में 4,000 मेगावाट लगाई, और इस 2,680 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर 500 मेगावाट सोलर एनर्जी हमारे किसानों को दिन में मिल रही है। अब और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपिटल बनाना चाहते हैं राजस्थान को। आपने भी कोशिश करी, आपने रिप्स 22 की भी यहां पे बहुत चर्चा हुई। राजेंद्र जी, आप बहुत सीरियस हो। मैं राजेंद्र जी को एक बात की तो बधाई देना चाहूंगा, पूरे समय अगर सदन के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई एमएलए बैठे तो वो राजेंद्र पारीक जी थे। मैं आपको बधाई देता हूं। ये नेता प्रतिपक्ष मित्र हैं, बड़ा लंबा ब्रेक लेकर पूरी ऊर्जा से अभी आए थे एकदम से, और पूरा हलचल मचा दी सदन के अंदर आते ही, पूरे फ्रेशन अप होकर आए। राजेंद्र पारीक जी ने बोला कि रिप्स 22 जो कांग्रेस सरकार लेकर आई, वो हमें बतला रहे थे कि आप अंतर मत करिए। रिप्स 22 के अंदर जो लोग आए, आप ये मत कहिए कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं, आपके 2024 की रिप्स 24 वो बीजेपी। ऐसा नहीं करें, ऐसा मुझे बतला रहे थे। हुआ क्या रिप्स 24 में, मैं बतलाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी अंदर की बात है, बाहर किसी को मत कहिएगा। ना, मैं आपको यील्ड नहीं कर रहा, मैं नहीं हुई है, मैं वो भी बतला दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, कर दूंगा। बिराज जी, अंदर की बात कह सकते हैं अध्यक्ष महोदय? हर बात पे बोलना। अध्यक्ष महोदय, रिप्स 22 की बात करते हैं और उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी कनेक्टेड है। अब ये सब रिप्स 22 की बात कर रहे थे कि बहुत शानदार रिप्स 22 बनी है। एक कंपनी आई रिप्स 22 का, इन्होंने एक झुंझुना छोड़ा। एक कंपनी आई रिन्यूएबल एनर्जी की, वो इन्वेस्ट करना चाहती थी। इन्होंने अपनी रिप्स 22 दिखाकर उसको बहलाया, फुसलाया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए और उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब तक इनकी सरकार गई तब तक उनको 1 पैसा नहीं मिला। वो इसलिए कि रिप्स 22 तो आपने बना दी, लेकिन उसकी गाइडलाइंस इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर नहीं बनाई। और आप हमें बोल रहे हैं रिप्स 24 के लिए, रिप्स 22 के लिए आपने गाइडलाइंस ही नहीं बनाई।
ये मनोज जी, हमारे मनोज नांगली जी कह रहे थे कि सब्सिडी नहीं मिल रही लोगों को। कैसे मिलेगी सब्सिडी जब पिछली सरकार 2023 तक गाइडलाइंस नहीं बनाकर गई? अब इस पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, इस पे काम कर रही है। तो अध्यक्ष महोदय, ये सारे जो तुलनात्मक मैं बता रहा था आपको चीजें, ये मैं इसलिए बता रहा था कि कांग्रेस के कुशासन का मानचित्र तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपके माध्यम से सदन के सामने भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब मैं बताता हूं कि हम क्या खास कर रहे हैं, किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हम धरातल पे उतार रहे हैं। ये दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक सीख है, क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं, केंद्र भी जानना चाह रहा है। कई इनोवेटिव चीजें हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, और हमारे अधिकारी, हमारे एक्सपर्ट सब मिलकर, केवल इसलिए कि हम राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। हमने नोडल ऑफिसर्स तय करे हैं। हर डिपार्टमेंट का, हर मंत्रालय का नोडल ऑफिसर है, जिसकी जिम्मेदारी केवल यही है कि जो एमओयूज साइन हुए हैं उनको किस तरह से धरातल पे लाया जाए, किस तरह से जो अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को दूर करा जाए। वो केंद्रित उसी काम पर है। हमने क्लाइंट सर्विस मैनेजर्स भी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जैसे बैंकों में होता है। सर्विस सेक्टर्स में आपने सुना होगा, आप सबके पास उम्मीद है खूब अच्छा धन होगा। जब बैंक में जाते होंगे तो आपके लिए क्लाइंट मैनेजर्स लगाते होंगे, आपको खास सर्विस देते होंगे। उसी तरह हमने भी सरकार के अंदर रहते हुए हमने क्लाइंट सर्विस मैनेजर्स, ताकि हर कंपनी को यह सहयोग मिले कि उनका काम जल्द से जल्द धरातल तक पहुंचे। 1000 करोड़ से ऊपर के जितने एमओयूज हैं उनको हर महीने 2 महीने मुख्यमंत्री जी खुद बैठक के अंदर उसको देखते हैं। 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक चीफ सेक्रेटरी देखते हैं। 100 करोड़ तक जितने एमओयूज हैं उसको सारे सचिव हैं वो देखते हैं। और हमारा विभाग जो उद्योग का विभाग है वो इन सारी चीजों को एक सम्मिलित रूप से पूरी निगाह रखता है। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने करा है, सरल करा है, मोबाइल ऐप हम लेकर आ रहे हैं। हमने एक आईटी का ढांचा पूरा तैयार कर दिया है। जिस आईटी के ढांचे पे जिस कंपनी ने निवेश करा है वो कंपनी देख सकती है कि उनकी फाइल कहां पर अटकी हुई है, कितनी देर तक अटकी हुई है, उनकी तरफ से कुछ करना है या नहीं करना। हमारे जो अधिकारी हैं उनको दिखाई देता है कि कहां पर फाइल अटकी हुई है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिसकी अमीन कागजी जी बोल रहे थे कि बैंड बजा दिया, वो बैंड नहीं, वो बहुत शानदार तरीके से उसके ऊपर काम हुआ है। और मैं अब आपको अमीन कागजी जी यहां से चले। माननीय सदस्य, हर बार बोलना जरूरी नहीं है। अब आप भी बाहर जाओ, आप राजो। हाँ, मिल गया। अब मैं, उन्होंने जो सिंगल विंडो सिस्टम, उनका अनुभव शायद इसी कारण से था कि उनकी सरकार में क्या हो रहा था, तो हो सकता है वहां बैंड बजा हुआ हो सिंगल विंडो का। अब हम बताते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम में 1490 के करीब आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 10,490 के करीब आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 7,540 यानी आधे से कहीं ज्यादा 7,540 को स्वीकृति दे दी गई है और मात्र 45 आवेदन लंबित है। मात्र 45 आवेदन लंबित है। केवल 16 टाइम आउट है। यानी 10,490 में से हमारे जो सारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, मात्र 16, क्योंकि हर चीज का समय सीमा दी हुई है कि उस समय सीमा के अंदर ही काम होना है, तो मात्र 16 टाइम आउट हैं। ये ओलंपिक परफॉर्मेंस है हमारे विभाग की, पेसलेस। अब एक बहुत बड़ा अंतर है, ये जो सारा काम हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस सब का, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है आपकी सरकार में और हमारी सरकार में। आपने काम करा एक अथॉरिटेरियन तरीके से, आपने काम करा एक पर्सनल इंटरेस्ट से, हमने काम करा एक सेवाभावी सरकार से, हमने काम करा एक सेवाभावी भाव से, हमने काम करा हमारे युवाओं के भविष्य के लिए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जिस कारण से हमारी जो एमओयूज हैं वो धरातल पे उतर रहे हैं। और इसका
जो मार्गदर्शन और आशीर्वाद और एक दिशा जो हमें मिली है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और जो उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से हमें काम करना है, तो हमारी सरकार इसी उस बेसिस पे काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, सो इसमें निश्चित रूप से दोनों सरकारें मिलकर एक ही दिशा में काम कर रही हैं। हम कैटेगराइज कर रहे हैं, अलग अलग जो MOUs आए हैं उसको A, B, C करके उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, माइलस्टोन कर रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक क्लियरेंस हुई, उस सब को हम फोकस करके देख रहे हैं। हमने, जैसे मैंने कहा, सेवा भाव से जो हम काम कर रहे हैं, हमारा राजनिवेश पोर्टल जो है, हमारा राजनिवेश पोर्टल जो है उसके अंदर सर्विसेज मिल रही हैं। और जो MOUs, आप में से कईयों ने कहा कि लोग आपके साथ MOU कर रहे हैं, उन्होंने भरतपुर के अंदर आपने दिए भी, मेरे पास आंकड़े हैं, एक एक का मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं इतने विस्तार में नहीं जाऊंगा। आपने बोला कि उन्होंने होटल बनाया हुआ था फिर भी MOU कर लिया, वो ऐसा नहीं था। वो होटल जो नया बनाना चाह रहे हैं उसका MOU हुआ है, और MOU भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी सर्विसेज मिल रही है। कौन सी सर्विसेज और कितनी मिल रही हैं? इनको 149 सर्विसेज सरकार की तरफ से मिल रही हैं, इसलिए वो सारे MOUs कर रहे हैं। एक MOUs जब होता है ये एक विश्वास के कारण होता है, ट्रांसपेरेंसी के कारण होता है, जब बिना किसी भेदभाव के काम होता है तब ये MOUs होते हैं। और इसी विश्वास के साथ रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, रेड टेप टू रेड कारपेट हो रहा है। हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज बनाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर काम हुआ, इंटीग्रेटेड क्लस्टर हम तैयार कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, गारमेंट्स, एपरल्स, इन सब के ऊपर काम हो रहा है। और रिप्स 24 के अंदर एक और खास बात है, अभी यहां थोड़ी देर पहले ललित यादव जी ने, और वो बोल के चले गए, नेता प्रतिपक्ष उन तक ये जरूर मैसेज पहुंचाएंगे, ठहरना चाहिए था क्योंकि युवाओं की बात थी, युवाओं के रोजगार की बात थी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कुछ करिए जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। उन्हें विश्वास था भजन लाल जी की सरकार पर, और हमने ऐसा ही करा। उनके विश्वास पे और जनता के विश्वास पे हम खरे उतरे हैं। युवाओं को रोजगार के अंदर प्रोत्साहन मिले, उसके लिए हमने रिप्स 24 के अंदर हमने ये तय करा है कि जी स्वागत है आपका। आप ही के लिए बता रहा था ललित जी, आपने कहा रोजगार किस तरह से हम प्रोत्साहित करें, तो उसके लिए रिप्स 24 के अंदर हमने खास कदम उठाए हैं। और आप जरूर अपने विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को बताइएगा कि हर कंपनी जो राजस्थान के निवासियों को अपनी कंपनी में लेगी, उस कंपनी के ऊपर जो EPF और ESI का भार आता है उसका 50% पर एम्प्लॉई राजस्थान सरकार देगी। यही नहीं, अगर उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज राजस्थान के निवासी 75% से ज्यादा होंगे तो हम 50% नहीं, हम 75% देंगे। और जितने एम्प्लॉइज हैं उनके लिए नहीं, हम पूरी कंपनी के लिए 75% देंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे विपक्ष के साथी, क्या है, पुराना है नहीं, इसको सुधार दिया हमने ना। हाँ, बहुत सुधार दिया। तो हमारे समय का ही है। नहीं, आप क्या थे, आप हवाई फायर करते थे, हम जो कहते हैं उसे करते हैं, बहुत बड़ा फर्क है। लागू करेंगे। अच्छा, अब एक अध्यक्ष जी, मैं एक बात और हुई थी, और ये राजेंद्र पारिक जी ने करी थी कि फ्रेट सब्सिडी दीजिए, आप फ्रेट सब्सिडी नहीं देते, तो हमने उसको भी कर लिया। गुजरात के कांडला पोर्ट तक हमारे जो एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं, जेम्स ज्वेलरी है, पिछले 8 महीने में ही जेम्स ज्वेलरी ने 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करा था। इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, रेडीमेड गारमेंट है, हैंडीक्राफ्ट है, ये सब कांडला पोर्ट तक जाते हैं। और निश्चित रूप से वहां तक जाते हैं, इसको खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट की जो वायबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हमारी सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हम लेकर आए, और उस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंदर हमने जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का 25% वहन राजस्थान की सरकार करेगी। अच्छा, हाँ, और उसका मेन कारण यही है कि फ्रेट सब्सिडी नहीं है, महंगा पड़ रहा है उन लोगों को। राजेंद्र जी,
आप क्या होता है कि आप जितना बोलते हो उतना फंसते जाते हो। अब मैं बताता हूँ आपको, इसका भी जवाब है। नहीं, सुन के तो जाओगे लेकिन फंसते भी जाते हो आप पूरा उत्तर आ जाने तो माननीय विधायक। अब मुझे बोलने दीजिए ना। आपने जो अभी बात रखी, अब मैं बहुत ध्यान से जवाब दे रहा हूं, आप रिकॉर्ड भी कर लीजिए कि पूर्ववर्ती सरकार में पढ़ देता हूं ताकि बिल्कुल स्पष्ट। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रिप्स 22 में फ्रेट सब्सिडी का प्रावधान लिया गया, जिसमें फ्रेट चार्ज का 25% अथवा 20 लाख प्रतिवर्ष रीइंबर्समेंट का प्रावधान किया। किंतु ये किंतु नहीं बताएंगे, किंतु 25 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाली एमएसएमई को ही दिया जाएगा। राजेंद्र जी, आप नहीं बोलते तो मैं इस कागज को नहीं उठाता। आपने बोला तो मैंने उठा दिया। अब मैं हमारा बोलता हूं। वर्तमान सरकार भजनलाल जी की सरकार, पॉजिटिव बातें सुनो। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 जो हम लेकर आए, उसके अंदर पहली बार जारी की गई है, और ये पहली बार जारी की गई है एक्सपोर्ट प्रमोशन। आपने एक्सपोर्ट को तो प्रमोट ही नहीं करा, ये पहली बार हुआ है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी बनी है। उसके तहत समस्त, ध्यान से सुनिए, समस्त एमएसएमई एवं अन्य उद्यम को फ्रेट चार्जेस का 25% अथवा 25 लाख रीइंबर्स का प्रावधान रखा जाएगा। इन्होंने 20 लाख का रखा था, हमने 25 लाख का रखा है। इन्होंने 25% का रखा था, हमने भी 25% का रखा। इन्होंने 25 करोड़ से ज्यादा का रखा था, हमने समस्त के लिए रखा। अब अध्यक्ष महोदय, कौन सा परिवार आगे बढ़ रहा था जब ये सत्ता में थे? तो ये तो सब जानते ही हैं कि कौन सा परिवार बढ़ रहा था। इसलिए समय हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था की। तकरीबन 45% इस देश की अर्थव्यवस्था के प्रति योगदान रहता है एमएसएमई सेक्टर का। एमएसएमई के ऊपर हमने नई पॉलिसी लाने की बात कही थी, हम वो पॉलिसी लेकर आए। हमने जो कहा वही करा। अब डबल इंजन की सरकार के कारण अभी जो केंद्र में जो बजट की घोषणा हुई उसमें एमएसएमई को और लाभ मिला है। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट है वो 2.5 गुना कर दी गई है और टर्नओवर की लिमिट 2 गुना कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, केवल बड़े बड़े उद्योग ही नहीं बल्कि हर तरह से हमारी ये धरती धौरारी ये वैसे ही सुंदर है, ऐतिहासिक है। यहाँ पर संस्कृति भी है और परंपराएं भी हैं। यहाँ पे हस्तकला भी है, शिल्प कला भी है। हर तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा है, उससे हर क्षेत्र के अंदर जो बरसों से सदियों से जो काम हो रहा था उसको और आगे बढ़ने की एक व्यवस्था मिलेगी। अब लेकिन कांग्रेस लगातार इनको कोई ना कोई कष्ट रहता है, इसलिए मैंने 2 लाइनें उसके लिए लिखी हैं कि जनता कहती है हुआ सवेरा जागो लाल, सीखो महापुरुष की चाल, सभी की निगाहें मंजिल की ओर, कोसना छोड़ो नहीं तो होगा बुरा हाल। लगातार कोसना, लगातार उंगलियां उठाना, जबकि मैंने पढ़ के सुनाया कितना बढ़िया काम हो रहा है राजस्थान के अंदर। इनको विदेश यात्रा से भी कष्ट था। जो ग्लोबल समिट हुआ, जो प्रचार हुआ, जिस तरह से पूरे देश दुनिया के अंदर 35 राष्ट्र हमारे प्रदेश में आए, उसमें से 17 हमारे इन्वेस्टमेंट समिट के पार्टनर बने। जब हम उनके पास गए थे तो आश्चर्य से वो पूछ रहे थे कि आपके पास टूरिज्म के अलावा भी इतने सेक्टर हैं, जहां एक तरफ पेट्रोकेमिकल पार्क है तो लॉजिस्टिक्स भी है, हमारे पास स्किल भी है और एजुकेशन की भी पॉसिबिलिटीज है, हर तरह से इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग है, ईवी है। इतने सारे सेक्टर्स यूरोपियन कंट्रीज में एक ही देश में नहीं मिलते, लेकिन हमारे राजस्थान एक ही प्रदेश में इतने सारे
इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और उसके साथ दुनिया भर के अंदर प्रचार, जहां एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट राजस्थान के लिए बना, उसके काम हुआ। जो जिस तरह से मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहा था, क्या आपके समय नहीं थे वो थे। जयपुर की नीली कारीगरी थी, जोधपुर के मसाले, उदयपुर की मिनिएचर पेंटिंग, बाड़मेर की अजक्र छपाई, भीलवाड़ा के सूती वस्त्र, अलवर का मिल्क केक, सवाई माधोपुर की ब्लू पॉटरी, नागौर का नमक, बीकानेर के भुजिया पापड़, टोंक की चिकनकारी, पाली के टेक्सटाइल, झुंझुनू का मोरंग पत्थर, ये सारे के सारे अब इनका जो प्रोडक्शन है वो और तेजी से होगा, इनकी मार्केटिंग और बेहतर होगी। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय श्रवण जी, कोई कंटेंट हो तो बताओ, बाकी तो मैंने अपने केवल बोलने के लिए बोलो मत। अपने चीफ विप से मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं 45 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, तो आप डिस्टर्ब ना करें तो मैं जल्द इसको समाप्त करता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ बैठे हैं। डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की जरूर बात करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला जो अड़चन आता है किसी भी उद्योग को लगने में, वो आता है ज़मीन का। और ज़मीन के लिए ऐसी बात नहीं है कि ये पहले कोशिश नहीं हुई है, पहले भी कोशिश हुई। जैसे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि आप हमारे पथ पे चल रहे हैं, तो पहले भी इन्होंने कोशिश करी। डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट 2022 में भी तय हुआ, लेकिन मात्र 5 केसेस को ही डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट करा गया। वो सिलेक्शन हो गया। लेकिन हमारा स्कोप बहुत बड़ा है और हमारे स्कोप के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। जैसे सदन अभी कह रहा था ना कि इनका ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, कि केवल 5 ही केसेस हुए। हमने जो स्कोप रखा है, क्योंकि इतने एमओयूज हुए हैं, लोगों को विश्वास है, तो 50,000 स्क्वायर मीटर तक अगर कोई प्लॉट रीको से लेगा तो उनको लॉटरी सिस्टम से वो प्लॉट फिक्स्ड प्राइस पे मिलेगा, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी। अगर 50,000 स्क्वायर मीटर से अधिक होगा तो उसके अंदर लिमिटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस है, एक कमिटी उसको डिसाइड करेगी। लेकिन हमने इसके लिए पार्क कितने रखे हैं? हमने इसके अंदर 98 इंडस्ट्रियल पार्क्स रखे हैं, 6,877 प्लॉट्स। कहां इनके 5 और कहां हमारे 6,877 प्लॉट्स की पॉसिबिलिटी है कि वो लोगों के पास जा सकता है। इसके अंदर अमीन काजगी जी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि केवल लैंड ऑक्शन हो रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल गलत है। पाली मारवाड़ एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल पार्क केंद्र सरकार ने घोषित करा, वो 2020 में ही घोषित हो गया था, यानी आपकी सरकार थी उस समय। 2020 से लेकर 2023 तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार आते ही 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से हमने राशि प्राप्त कर ली, 100 करोड़ हम और प्राप्त करने वाले हैं। 275 करोड़ का हमने पानी का टेंडर कर भी दिया है, ताकि जयपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पानी भी पहुंच जाए। और तकरीबन 1600 एकड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो यूनिट है, उसके लिए भी हमने टेंडर कर दिया है। हम स्किल डेवलपमेंट भी बहुत खास काम कर रहे हैं। हम सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं जहां इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। जो गैप है स्किल का, उस गैप को कवर करना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ते हुए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को